Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 9th of July 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we are going to revise our previous day session with the help of MCQs which can revise your current knowledge and also some static questions from the topics which we have already discussed in the last day session. So first question is, who is newly elected president of Islamic Republic of Iran? तो किसको अभी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? आप कमेंट करके आंसर बताइए। कल मैंने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द करंट इश्यू एंड इन इरानियन सोसाइटी? ईरानियन सोसाइटी का इस समय का अगर सबसे बड़ा कोई इश्यू है तो वो क्या है? सो दैट इश्यू, demands for rights of women, demand to dethrone the supreme leader, demand to remove newly elected president, and demand to severe relations with India. So actually the current issue of Iranian society is demands for rights of women. women को freedom, उनको थोड़ी liberty, उसके rights की यहाँ पर जो demand है, reforms की demand है, that is the main issue of the society of Iran. And this issue is similar and it has the similar issues in Afghanistan also. अफगानिस्तान में भी सेम इश्यूज हैं, वहां पर भी विमेन्स को बिल्कुल भी राइट्स नहीं है, वहां पर भी रिफॉर्म्स की बात बहुत टाइम से चल रही है। और जब से तालिबान का रूल आया है तब से तो उन्होंने विमेन्स के जो बेसिक राइट्स हैं उनको पूरी तरह से curtail कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसाई वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया कि फसाई अब एक नया रूल लेकर के आने वाली है, उस पर ड्राफ्ट जो है उनका प्रिपेयर हो रहा है। दैट वो मैंडेटरी कर देंगे कि जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है किसी प्रोडक्ट पर, फूड प्रोडक्ट पर, उसको बोल्ड लेटर्स में लिखना होगा कि आपके उस फूड के पैकेट में कितना शुगर है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना एनर्जी है, कितना कलर है, ये सब उनको बोल्ड लेटर्स में लिखना होगा। अब उससे काम नहीं चलेगा कि बस छोटे छोटे से बिल्कुल ही ऐसा कि बस एक फॉर्मेलिटी है, किसी को दिखे ही ना, उस तरीके से वो पैकेट्स पर लिख करके डाल देते थे। अब उससे काम नहीं चलेगा। सो फसाई न्यूज में है काफी टाइम से। सो ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006 इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ ये मिसप्रिंट हुआ है। या क्वेश्चन में है कि इसका जो हेड क्वार्टर्स है और फसाई के वो कहाँ पर है? तो फसाई का हेड क्वार्टर है आपका दिल्ली में। आप इसको यहाँ हम रिप्लेस कर सकते हैं दिल्ली से। सो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच कंट्री इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ नेटो? तो नेटो का लेटेस्ट मेंबर कौन सा कंट्री है? बिकॉज अभी भी नेटो की मीटिंग चल रही है, जहां वन साइड यहाँ मीन्स एक तरफ इंडिया के पीएम रसिया गए हैं उनसे मीटिंग करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ नेटो की भी मीटिंग चल रही है। सो कई बार इसके भी जो है आइडियाज लगाए जा रहे हैं, प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि भाई इंडिया और रशिया की जो मीटिंग है वो नेटो के मेंबर्स के अगेंस्ट में है, क्योंकि बिकॉज वहाँ उनकी मीटिंग चल रही है, इधर इंडिया की रशिया के साथ में मीटिंग चल रही है। सो नेटो जो है उसमें अगर कोई लेटेस्ट मेंबर है तो वो है स्वीडन, जिसने 2024 में इसको ज्वाइन किया था नेटो को। सो क्या आपको याद है, विदाउट गूगल की हेल्प लिए क्या आप आंसर कर सकते हैं कि नेटो का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है और इसकी करंट में मीटिंग कहाँ चल रही है? आप ये बताइए जरा। लेकिन आपको गूगल नहीं करना है, बिकॉज ये तीनों क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस पर हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, विच मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट? कल हमने बात की थी कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फुल फ्लेज्ड बजट है वो आने वाला है जुलाई अगस्त के सेशन में। सो बजट के लिए एक क्वेश्चन है कि कौन सी मिनिस्ट्री इस बजट को प्रिपेयर करती है? सो दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस which is responsible for the preparation of budget. Next is, under which article of the Indian Constitution is the annual financial statement budget presented to the parliament? So ये किस आर्टिकल के थ्रू इसको हम प्रेजेंट करते हैं? कल इसकी डेफिनेशन के रिगार्डिंग में भी सादिया ने बहुत करेक्ट आंसर दिया था और उसमें
उसने एक्सप्लेन भी किया था कि बजट को कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है। बाकी बजट जो वर्ड है एक्चुअली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहीं नहीं है ना। चलो आपसे भी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं कि जो बजट वर्ड है ये किस, इसका ओरिजिन वर्ड क्या है, किस लैंग्वेज से लिया गया है ये वर्ड, है ना। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था कहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अंडर विच आर्टिकल 112 जो आर्टिकल है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज बजट। क्वेश्चन नंबर 8, which constitutional authority is responsible for overseeing the appropriation of funds from the consolidated fund of India? So कौन सी वो बॉडी है जो ओवरसीइंग रखती है, थोड़ा नजर बना करके रखती है, लाइक अ वॉचडॉग, कि जो फंड को यूज किया जा रहा है वो प्रॉपरली यूज हो रहा है कि नहीं, उसमें कुछ करप्शन तो नहीं हो रहा है। सो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है CAG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी जब हम बात करते हैं तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं कि CAG इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है, और हमारे इस समय पर जो करंट CAG हैं, जो इसके हेड हैं, वो कौन है, उनका क्या नेम है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये आप बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हिच पार्लियामेंट्री कमेटी examines the annual financial statement to ensure that grants are being used as intended? देखो, बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, उनको स्पेसिफिक टास्क अलॉट होते हैं और वो उन पर स्पेसिफिकली वर्क करती है। सो ऐसी ही एक कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो ये चेक करती है कि बजट जिस काम के लिए लिया गया था क्या उसी काम में यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ये काम होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। वहीं पर ये जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, IOC, गेल, भेल, सेल, NTPC, ऐसी कंपनीज जो होती हैं उनका ओवरव्यू ये कमेटी रखती है। अब हम चलते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। सबसे पहला तो ये मीन्स एक बड़ी ही सैड न्यूज है कि अगेन रिसेंट कुछ टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं और हमारे बहुत सारे सोल्जर्स की उसमें लाइव्स गई है। अगेन फिर से अटैक हुआ है, एक एम्बुश हुआ है इंडियन आर्मी के एक जो है कॉन्वॉय पर। क्या होता है अम्बुश, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में कि जब अम्बुश होते हैं तो ऐसे केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ ना कुछ लाइव्स हमारी हमेशा लॉस होती है। कैसे होता है कि जैसे ये ट्रक है या एक ये आपका रोड है, यहाँ से अगर व्हीकल्स जा रहे हैं, आर्मी की, CRPF, BSF की कोई यूनिट अगर मूव कर रही है तो क्या होगा, जहां पर अम्बुश प्लान किया जाता है तो एक साइड में यहाँ पर हो सकता है कि कोई ट्रेंच हो, बहुत ज्यादा गड्ढा हो, यहाँ पर कोई नदी हो, रिवर हो, कोई खाई हो, ऐसा कुछ हो सकता है। इस साइड हो सकते हैं मोस्टली माउंटेन हो सकता है, हिल रीजन हो सकती है। तो यहाँ बैठ करके यहाँ से फायरिंग की जाती है, यहाँ से ग्रेनेड्स को लॉन्च कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि वो छुपने के लिए इधर भागेंगे तो उसमें गिर करके उनकी डेथ हो जाती है। वो बहुत बड़े मीन्स बहुत ज्यादा खाई होती है, नदी होती है, ट्रेंच होती है, गॉर्ज होती है, उसमें गिर जाते हैं। वहां से बचना सेफ नहीं होता। मैंने भी ऐसी सिचुएशन को फेस किया है अपनी लाइफ में जब मैं फोर्स में था। और एक दूसरी सिचुएशन ये बनाई जाती है कि दोनों ही साइड में माउंटेन्स होते हैं, दोनों ही साइड में माउंटेन्स होते हैं और दोनों ही तरफ से फायरिंग की जाती है और कहीं भी कोई भाग नहीं पाता। तो वहां पर भी उन पर जो ग्रेनेड वगैरह से लॉन्च किया जाता है। आपको ध्यान हो तो 2010 में CRPF का एक अटैक हुआ था 2010 में, जिसमें 72 पर्सनल की डेथ हुई थी। उसमें इसी तरीके का अम्बुश था 2010 में, मैं भी स्पोर्ट्स में था उसी एरिया में। सो ये जो अटैक हुआ था उसी तरीके से उन्होंने अटैक को प्लान किया था कि दोनों साइड से माउंटेन था, दोनों ही साइड से उन्होंने LMG और बड़े बड़े जो वेपन्स थे उनको माउंट कर रखा था। प्लस साइड में अगर हम रोड को छोड़ करके कहीं पर भागेंगे तो साइड में उन्होंने माइंस बिछा रखी थी, गड्ढे खोद रखे थे और उनमें भी उन्होंने बॉम्ब वगैरह प्लांट कर रखे थे कि जब भी ऊपर से फायरिंग होती है तो तुरंत आदमी जमीन पर लेटता है जिससे कि उसकी फायरिंग से बच सके।
तो नीचे भागता है बचने के लिए, तो वहां पर उन्होंने ऑलरेडी माइंस लगा रखी थी कि जिधर भी गए तो उधर केवल और केवल डेथ हुई उसमें, उस सिचुएशन में। तो ये जो अम्बुश वाले प्लांट्स होते हैं, जो मिलिटेंट्स करते हैं, नक्सलाइट्स करते हैं, ऐसे केसेस में बचना बहुत रेयर केस में बच पाते हैं। और जब तक रीइंफोर्समेंट वगैरह पहुंचता है तब तक बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट सेज cancellation of the NEET UG in entirety will be the extreme last resort। जो नीट पर अभी जो केस चल रहा है उसमें प्रोसिक्यूशन अपनी बात बोल रहा है, डिफेंस अपनी बात बोल रहा है, बहुत सारे प्रूफ्स की बात हो रही है, सीबीआई नए लोगों को अरेस्ट कर रही है, ये बहुत सारा काम उसमें चल रहा है। ज्यादातर लोगों की जो डिमांड है कि बोला इसको कैंसिल कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब क्लियर कर दिया। इससे पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्टेक था that it will not be beneficial for the honest students, those who prepared and appeared in the examination honestly। और अगर इस एग्जाम को हम कैंसिल कर देते हैं एंटायरली तो उन स्टूडेंट्स के साथ में ये एक धोखा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि वो तो एक लास्ट स्टेप है, पहले हम ये देख रहे हैं कि इसमें कितना जो है इरेगुलरिटी हुई, किस स्केल पर इसमें से पेपर लीक हुआ, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे, अभी तो बाकी की प्रोसीडिंग चलने दो। नेक्स्ट है एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मेरे को लगा, कर्नाटका सेट टू बिगिन नाबू मनुजारू टू इनकलकेट सोशल हार्मोनी अमंग स्टूडेंट्स। ये एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही है कर्नाटक की गवर्नमेंट जिसका नाम है नाबू मनुजारू। ये एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही है कर्नाटक गवर्नमेंट, जिसमें ये क्या चाहती है कि गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स होंगे, एडेड अनएडेड उस टाइप के जितने भी स्कूल्स होंगे, उसमें बच्चों को, ठीक है, पर वीक 2 आवर्स का एटलीस्ट उनका क्या काम होगा, डिस्कशंस होंगे, डायलॉग होगा, ठीक है। और वो किन इश्यूज क्या होंगे उसमें, अब वो देखो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, एडेड हो, अनएडेड हो, प्राइमरी हो, हाई स्कूल्स हो ऑफ द स्टेट, ये ऑर्डर में इसमें इन्होंने कहा है। क्या पॉइंट है इसमें, क्या अच्छी बात है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें ये कह रहे हैं कि यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क एक तो उसमें हो, दूसरा हो वैल्यू एजुकेशन पर 2 periods ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव हैज बीन एडजस्टेड टू दिस। मींस बच्चों को उसमें डिस्कशन होगा सोशल वैल्यूज को लेकर के, रिलीजियस वैल्यूज को लेकर के, कुछ प्रोडक्टिव वर्क होंगे कि बच्चों को किसी इंस्टीट्यूट में ले गए, किसी कहीं या तो पार्लियामेंट या आसपास में और बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, या प्लांटिंग का वर्क हुआ, या उनके साथ में सोसाइटी की जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में डिस्कशन हुआ। और स्पेशली बच्चों को आपस में उनका डिस्कशन कराना कि भाई मेरे रिलीजन में ये बात है, मेरे रिलीजन में ये बात है, मेरी सोसाइटी में ये वैल्यूज हैं, अच्छा ये होता है, खराब ये होता है, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या उन सब पर थोड़ी थोड़ी सी इसमें डिबेट्स हुआ करेंगी। तो बच्चों का जो एक सोशल डेवलपमेंट होगा वो बहुत अच्छे से होगा। और इस तरीके का जो प्रोग्राम है ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए उनके लिए, बच्चों के लिए। देखो बुक्स कितने भी पढ़ा लें बच्चों को लेकिन अगर उनमें वो एक मोटिवेशन नहीं आ रहा है, वो अपनी लेवल पर उसको थिंक नहीं कर पा रहे हैं, उनका साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं हो रहा है, वो लॉजिकली नहीं सोच पा रहे हैं, तो क्या होता है फिर उनका वो मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता जो कि एक अच्छी एक एजुकेटेड सोसाइटी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। सो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको ये गवर्नमेंट जो है लॉन्च कर चुकी है। नेक्स्ट है व्हाट आर द लॉज प्रिवेंटिंग ट्री फेलिंग इन दिल्ली। इश्यू क्या है, देखो इश्यू ये था कि दिल्ली में जो फॉरेस्ट एरिया है, जो ट्रीज है, जगह जगह पर कहीं पर रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो ट्रीज को बड़ी इजीली गिरा दिया जाता है, उनकी कटिंग हो जाती है, काट दिया जाता है। अब ऐसा ही केस क्या इसमें मैटर आया कि दिल्ली में जब काम चला बहुत सारे एरियाज में तो बहुत सारे ट्रीज को कट कर दिया गया, है ना, ट्रीज को कट कर दिया गया। और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई, हाई कोर्ट में अपील लगाई कि साहब हमको परमिशन चाहिए ट्रीज को कट करने की जिससे कि हम रोड बना सके। तो पहला फ्रॉड तो इन्होंने यहीं पे कर दिया कि जब आप ऑलरेडी ट्रीज को कट कर चुके हो
तो फिर एप्लीकेशन किस बात की लगा रहे हो, वहां पर उन्होंने झूठा मूठा दिखा दिया फाइल्स में। ठीक है, तो इसी ऐसे ही इश्यू को लेकर के यहाँ पर एक आर्टिकल आया है, जिस आर्टिकल में ये बात करते हैं कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में, प्लस जो दिल्ली की जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है DDA, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर केस चला सुप्रीम कोर्ट में। और वहां पर सबसे पहले तो उन्होंने इस बात की, जो इस आर्टिकल में इन्होंने इस पॉइंट को रेज किया है कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द ग्रीन कवर। इंडिया में जो ग्रीन कवर है वो मींस दिल्ली में जो है वो क्या सिचुएशन है। सो यहाँ पर ये बताते हैं कि भाई एक 2021 में रिपोर्ट आई थी, इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, उसके बाद तो अभी ये नहीं आई है। तो उसमें इन्होंने कहा है कि अगर हम इंडिया की जो बड़ी सिटीज हैं, मेगा सिटीज हैं, उनमें सबसे ज्यादा अगर कहीं फॉरेस्ट कवर है तो वो दिल्ली में है। इसको कंपेयर किया है इन्होंने बेंगलुरु से, मुंबई से, ऐसी सिटीज से। तो इसमें ये हम जो है, जो दिल्ली है वो फर्स्ट पर आती है। दिल्ली के फॉरेस्ट कवर का फिर ये डेटा देते हैं कि फॉरेस्ट कवर हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है दिल्ली का, उस पे 13.15% हमारे पास में फॉरेस्ट है। ट्रीज की अगर वो बात करते हैं तो ट्री हमारे पास में 9.91% रीजन में हमारे पास में ट्री है। ठीक है, वैसे वर्ल्ड लेवल का जो स्टैंडर्ड है वो 33% की बात करता है कि हम जितनी भी हमारे पास लैंड है उसका एटलीस्ट 33% किससे कवर हो, फॉरेस्ट से। तो उससे तो हम बहुत दूर है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये बात करते हैं इसके बाद में कि व्हाट अबाउट देयर प्रोटेक्शन। जब इतना हमारे पास सब कुछ है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास में क्या है। उसके लिए हमारे पास में है दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994। ये एक एक्ट है जो इसके लिए बताता है कि ट्रीज को हम क्या क्या हार्म कर सकते। मींस जैसे एक वर्ड यूज होता है टू फेल अ ट्री, कि ट्री को गिराना, उसको हार्म करना, उसकी डेफिनेशन क्या है उसको डिफाइन उसमें किया गया है। ठीक है, उसके पनिशमेंट वगैरह आपको बताया गया है कि 1 ईयर तक का पनिशमेंट हो सकता है, 1000 तक का फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है किसी किसी केस में। आपकी अपनी पर्सनल जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है अगर उस पर भी ट्रीज है, प्लांट्स हैं, बड़े ट्रीज हैं, तो उसको भी आप अपनी मर्जी से नहीं गिरा सकते, उसके लिए परमिशन लेनी होती है। और अराउंड 60 डेज के अंदर में वहां से आपको परमिशन मिलती है। इस पर फॉरेस्ट पॉलिसी भी हमारे पास में है। और वो फॉरेस्ट पॉलिसी बाद में लेकर के आए तो वो ये कहती है कि आप जितने भी ट्रीज गिरा रहे हो एटलीस्ट उसका 80% आपको नए ट्रीज वहां पर लगा करके देने होंगे। ठीक है, ये तो एक रूल हमने बना दिया। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने जो घोटाला इसमें किया, क्या काम किया उन्होंने कि सपोज करो 100 ट्रीज कहीं से गिराए, इन्होंने 80 ट्रीज प्लांट कर दिए। अब आपने प्लांट तो कर दिए, लेकिन उसमें से ये तो देखो कि उनको लगाने के बाद आपने उनकी केयर की क्या। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि ओनली 33% प्लांट्स ही उसमें से सरवाइव कर पाए। तो मींस आपने एक फॉर्मेलिटी कर दी, प्लांट्स लगा करके छोड़ दिए, उनको ना पानी दिया ना उनका कोई प्रोटेक्शन किया, तो वो तो मर गए। ये वाला काम हुआ एक तो। दूसरा कहते हैं व्हाट इज द केस अगेंस्ट द DDA, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि इनको जब प्लांट्स गिराने थे, इनके जो चीफ थे सुभाषीष पंडा, ये चेयरमैन थे DDA के, तो उनको भी इन्होंने नोटिस दिया। हुआ क्या, तो दिल्ली का जो रिज वाला एरिया है उसमें से इनको रोड्स वगैरह का एक्सटेंशन करना था। प्लांट्स वगैरह पहले ही इन्होंने गिरा लिए, कटिंग कर दी। बाद में जो है जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनका ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का कि विदाउट सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन आप ट्रीज को नहीं कट कर सकते दिल्ली में। इन्होंने क्या किया, ट्रीज को पहले ही कट कर लिया। ठीक है, और बाद में फिर एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि सब हमको उस जगह पर रोड को जो है उसको एक्सटेंशन करना है, उसको वाइड करना है, तो परमिशन दे दीजिए ट्रीज को गिराने की। जब ये बात इसकी पोल खुली तो पता चला, तो सुप्रीम कोर्ट को तो बहुत नाराजगी हुई उनकी। तो इन सारे के सारे ऑफिसर्स को उन्होंने नोटिस दिया और सबको बुला लिया है अपने पास कि आप तो कोर्ट को ही मत सब कुछ गलत बता रहे हो। बाद में फिर ये कह रहे हैं कि भाई व्हाट नेक्स्ट फॉर दिल्ली, कि दिल्ली के लिए क्या हमें करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जितना भी हमारे पास में प्लांट्स है वो भाई एक कार्बन सिंक की तरह काम करता है। पॉल्यूशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, उसको कम करता है। एमिशंस को भी हम एब्जॉर्ब करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को कम करते हैं। एसेंशियल है फॉर सिटीज, ऐसी सिटीज के लिए तो ऐसे जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो एसेंशियल हो जाते हैं। अदरवाइज ये जो जो सिटी है, जो मेगा सिटीज हैं, वहां पर तो रहना लोगों के लिए
ऐसे समझो कि हम बिल्कुल कहाँ रह रहे हो, फिर डेथ के सामने नाच रहे हो, वो वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है। रिसेंटली एक आर्टिकल भी आया था, उसमें हमने देखा था कि दिल्ली में एवरी ईयर 12,000 लोगों की डेथ हो जाती है एयर पोल्यूशन की वजह से। और फिर भी जो ह्यूमन है, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी जो नेग्लिजेंस है उनका ट्रीज को बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अहेड ऑफ टॉक्स विद पुतिन, पीएम सेज आई विल बैक पीस इन, मतलब सेज विल बैक पीस इन द रीजन। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी इनसे बातचीत होगी, डिस्कशन होगा, और यूक्रेन, रसिया या जो आपका साउथ क्या बोलते हैं आपका यूरेशिया, इस रीजन में बहुत जल्दी पीस आएगी। अभी इस मीटिंग में बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं आई है, केवल वो मीटिंग है कि मोदी साहब वहां पर गए, उनके साथ में लंच किया, वहां पर डिनर किया, ये सब जो बातें हैं वो उनके मतलब की है नहीं। जब ये मीटिंग, आज जो प्रॉपर मीटिंग तो आज है, कल तो दोपहर बाद वो पहुंचे वहां पर, इसके बाद इस पर फिर प्रॉपर आर्टिकल्स आएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। मेजर इश्यू हमारा ये रहने वाला है इस मीटिंग में कि इंडिया के बहुत सारे लोग जो वहां पर उसकी आर्मी में ज्वाइन हो गए और धोखे से हो गए, इलीगली हो गए, उनको वहां से बाहर निकाला जाए, और हमारा ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इन सब पर हमारे डिस्कशंस होंगे। तो जब इस मीटिंग कंक्लूड होगी तब उस पर प्रॉपर डिटेल्स आएंगे। नेक्स्ट है, कैन नॉट फोर्स अक्यूज्ड टू शेयर गूगल मैप पिन, सुप्रीम कोर्ट का इसमें कहना है। देखो, जो पुलिस वाले होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, अगर कोई पर्सन कमजोर है, नॉलेज नहीं है, उसके साथ में कोई एडवोकेट नहीं है, लीगली में साउंड नहीं है, और हर किसी को लॉज की बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज नहीं होती। इनका एक केस था, इनको मिलनी थी बेल, ठीक है, तो जो इनका इंक्वायरी ऑफिसर था वो बेल को अपोज कर रहा था कि हम इसको बेल नहीं देंगे। बेल का अपोज किस बेसिस पर कर रहा था, उसने ये कहा था कि तुम्हारी जो गूगल यूज करते हो, गूगल पर जो लोकेशन शेयर होती है, आप सबको पता होगा, उसमें लाइव लोकेशन शेयर हो जाती है ना, तो उसने ये कहा कि अपनी गूगल लोकेशन का, एक तो गूगल का वो जो है भी आपका जो सॉफ्टवेयर है, उसकी एक तो पिन दे दो हमको, और इसकी लोकेशन को आप शेयर करो हमारे साथ में, तब हम आपको बेल होने देंगे। तो हाई कोर्ट ने तो बोल दिया ठीक है भाई, दे दो इनको, जब आपकी लोकेशन ट्रेस करना चाहते हैं, अगर ऐसा इशू है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये कोई ऐसा कोई टेस्ट वगैरह और वो तो सब है नहीं, और इस तरीके की उसकी पर्सनल प्राइवेसी में बिल्कुल घुस जाना, उसमें एंटर करना, ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट टू अगेंस्ट प्राइवेसी उसके अगेंस्ट में है। और इस तरीके का किसी पर्सन से बेल के नाम पर आप उसकी पर्सनल डिटेल्स को इस तरह से नहीं मांग सकते कि गूगल पर अपनी सारी लोकेशन ही हमको शेयर करो, वो सारा कुछ एक्सेस कर ले। बिकॉज गूगल की जो लाइव लोकेशन की शेयर की बात करोगे, आप सारे के सारे पासवर्ड वगैरह की बात करोगे, तो वो बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। आपकी पर्सनल लाइफ की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उन सबको आप शेयर करने के लिए कहोगे, फिर तो पुलिस जो है किसी को भी टॉर्चर करती है, और ऐसे ही तो टॉर्चर करती है। लेकिन इस बंदे ने अपना पिन देने से मना कर दिया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये पिन वगैरह देना बिल्कुल भी लीगल नहीं है, और ये नहीं दे सकते आप, और पुलिस ऐसी डिटेल नहीं मांग सकती। ठीक है, तो एक ये केस था, और काफी इंपॉर्टेंट था इस मैटर में। तो अनदर है, सेंटर सेट टू ट्वीक क्राइटेरिया फॉर अकॉर्डिंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। आप सबको पता होगा कि इंडिया में कई सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल का स्टेटस मिला हुआ है, जैसे आपकी संस्कृत हो गई, मलयालम, तेलुगु, तमिल, है ना, और आपकी जो है उड़िया, ऐसी लैंग्वेजेस हैं, इनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। आप बताइए, एक तो आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है कि इंडिया में अगर क्लासिकल लैंग्वेज हैं तो वो कौन कौन सी हैं और कितनी है। सबके एक बार नाम बताइए कमेंट्स में, आपको पता है कि नहीं। और इंडिया में लैंग्वेजेस के प्रमोशन के लिए 22nd शेड्यूल में सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी ये स्टडी करने के लिए कि बहुत सारे स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं कि हमारी भी लैंग्वेज को क्लासिकल में रखा जाए। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मराठी वाले बोल रहे हैं हमारी लैंग्वेज को, बंगाली वाले, असामीज वाले, मैथिली वाले, ये सब मांग रहे हैं क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर एक कमेटी बनाई, उसने स्टडी की, उसने रिपोर्ट अपनी दी है, और अब उसमें कि किस लैंग्वेज को हम क्लासिकल लैंग्वेज में काउंट करेंगे, है ना, और किसको नहीं करेंगे।
उसकी प्रॉपर रूल्स फ्रेम करने पर काम हुआ है कि भाई ये क्वालिफिकेशन जो लैंग्वेज कंप्लीट करेगी, फुलफिल करेगी, उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ठीक है, तो इस पर बहुत सारी चीजें आनी है। बाकी तो इस पर अभी इसमें जो बहुत सारी थिंग्स इसमें लिखी है वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिकॉज महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वो वाला इसमें पॉइंट चल रहा है। बाकी इस पर जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होती है वो एक्शन लेती है, वो कमेटी बनाती है और वहीं से डिसाइड होता है कि किस लैंग्वेज को क्लासिकल का स्टेटस मिलेगा। जिस लैंग्वेज को क्लासिकल का स्टेटस मिल जाता है वो लैंग्वेज फिर बहुत ज्यादा सपोर्ट पाती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, यूजीसी से। वहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में उसमें कुछ अवार्ड्स मिलते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, और यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उसमें फिर डेडिकेटेड बेंचेस होती हैं, डेडिकेटेड उसमें सीट होती है, डिपार्टमेंट होता है उस लैंग्वेज के लिए, तो वो लैंग्वेज फिर जो है प्रमोट होती है। इसलिए इनकी क्या है, डिमांड है। बाकी इस पर आने दीजिए इनकी प्रॉपर गाइडलाइंस को कि क्या गाइडलाइंस है, तब हम डिस्कस करेंगे। एक और है कि जापान और फिलीपींस ने दोनों ने डिफेंस पैक्ट अपना साइन किया है और ये मिलिट्री एक्सरसाइज तक भी जा रहे हैं। जापान और फिलीपींस दोनों ही चाइना के सताए हुए हैं। इधर इंडिया ने फिलीपींस को पहले ही अपनी ब्रह्मोस मिसाइल है वो सेंड कर रखी है, शेयर कर रखी है, मीन्स उनको सेल कर दी है। सो आने वाले टाइम में इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत कुछ चेंज होने को मिल सकता है, कोई नए आर्टिकल्स आ सकते हैं। सो फिलहाल के लिए तो अभी इतना ही आज के सेशन में, कल फिर मिलते हैं अनदर सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।